नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष गुणवत्ता वाली 35 फसलों की किस्में राष्ट्र को समर्पित की। कहा, कृषि की चुनौतियों से निपटने के लिए प्राथमिकता के आधार पर विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, निजी सरकारी भागीदारी से रक्षा उत्पादन में क्रांति लाई जा सकती है। रक्षा मंत्रालय ने परिवार पेंशन के लिए दिव्यांग आश्रितों की आय सीमा बढ़ाई। जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाहों की कुल बिजली मांग का 60% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने की देश की प्रतिबद्धता दोहराई। निर्वाचन आयोग ने 14 राज्यों में 3 लोकसभा सीट और 30 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा और एक को मार गिराया। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 87 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हराया। पंजाब किंग्स के साथ मैच में मुंबई इंडियंस टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष गुणवत्ता वाली 35 फसलों की किस्में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने रायपुर के राष्ट्रीय बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट संस्थान का नवनिर्मित परिसर भी देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कृषि विश्वविद्यालयों को हरित परिसर पुरस्कार प्रदान किए। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 6-7 वर्षों में कृषि से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। भारतीय कृषि हमेशा से वैज्ञानिक रही है। कृषि और विज्ञान के इस तालमेल का निरंतर बढ़ते रहना 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है। श्री मोदी ने बताया कि नई परिस्थितियों, विशेषकर जलवायु परिवर्तन के अनुकूल अधिक पोषक बीजों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों की वजह से किसान एक ही फसल उगाने लग गया। इस स्थिति को भी हमें मिलकर बदलना ही होगा। आज जब क्लाइमेट चेंज की चुनौती बढ़ रही है तो हमें अपने कार्यों की गति को भी बढ़ाना होगा। बीते वर्षों में इसी भावना को हमने किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भूमि संरक्षण के लिए 11 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने सरकार की कई किसान हितैषी पहल के बारे में भी बताया। उन्होंने किसानों की जल सुरक्षा के लिए लगभग 100 लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने और फसलों को रोगों से बचाने के लिए किसानों को बीज की नई किस्में उपलब्ध कराने जैसे उपायों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के अलावा खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया गया है ताकि किसानों को अधिक लाभ मिल सके। एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ साथ हमने खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। रबी सीजन में 430 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया। इसके लिए किसानों को 85,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। कोविड के दौरान गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या 3 गुना तक बढ़ाई है। साथ ही दलहन, तिलहन इन खरीद केंद्रों की संख्या भी 3 गुना बढ़ाई गई।
सरकार ने किसानों को प्रौद्योगिकी से जोड़कर उनके लिए बैंकों से सहायता मिलना आसान कर दिया है। हाल में 2 करोड़ से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि किसानों को फसल आधारित आय प्रणाली से बाहर निकालकर और उन्हें मूल्य संवर्धन तथा अन्य विकल्पों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने मोटे अनाजों और अन्य खाद्यान्नों के विकास के लिए विज्ञान और अनुसंधान आधारित समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। भारत के प्रयासों से ही यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। ये मिलेट की खेती की हमारी परंपरा हमारे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोकेस करने का और नए बाजार तलाशने का बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन इसके लिए अभी से काम करना पड़ेगा। मैं सभी राज्यों से भी आग्रह करूंगा कि आपका राज्य का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपके साइंटिस्ट और प्रोग्रेसिव किसान, इनमें से कोई टास्क फोर्स बनाइए और 2023 में जब विश्व मिलेट ईयर मनाता होगा तब भारत को उसे कैसे योगदान करे, भारत कैसे लीड करे, भारत के किसान उसमें कैसे फायदा उठाएं, अभी से उसकी तैयारी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने खेती के नए नए तरीकों का इस्तेमाल करने वाले किसानों से बातचीत भी की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में गांदरबल की जैतून बेगम से नई नई कृषि पद्धतियां सीखने की यात्रा के बारे में पूछा। श्री मोदी ने उनसे पूछा कि उन्होंने किस प्रकार अन्य किसानों को प्रशिक्षण दिया और घाटी में लड़कियों को शिक्षा दी। प्रधानमंत्री ने गोवा में बारडेज से दर्शना पेडनेकर से भी बातचीत की और विभिन्न फसलें उगाने और पशुपालन के बारे में उनके प्रयासों की जानकारी ली। मणिपुर के थोइबा सिंह से बातचीत में प्रधानमंत्री ने फौजी का जीवन व्यतीत करने के बाद खेती करने के लिए उनकी सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि निजी सरकारी भागीदारी से रक्षा उत्पादन में क्रांति लाई जा सकती है। श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की वार्षिक बैठक में कहा कि सरकार ने वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए सशस्त्र सेनाओं का तेजी से आधुनिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए एकजुटता का वातावरण बनाया है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देश अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और सीमा विवाद, समुद्री आधिपत्य तथा सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए सैन्य उपकरणों की मांग में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय कंपनियां कम लागत में आधुनिक हथियार बनाने में सक्षम हैं। उन्होंने बल देते हुए कहा कि भारतीय रक्षा उद्योग अत्याधुनिक, उच्च गुणवत्ता युक्त और कम लागत वाले हथियारों का उत्पादन कर सकता है, जिससे न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ होगी बल्कि साथ ही भारत हथियारों का निर्यातक देश भी बनेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार का मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का संकल्प पिछले अनुभवों, वर्तमान स्थितियों और भविष्य की आवश्यकताओं पर आधारित है। रक्षा मंत्रालय ने परिवार पेंशन के लिए दिव्यांग आश्रितों की आय सीमा बढ़ा दी है। यदि ऐसे बच्चों या भाई बहनों की पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से कुल आय सामान्य दर पर परिवार पेंशन की पात्रता से कम होगी तो वे आजीवन परिवार पेंशन के पात्र होंगे। ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ 8 फरवरी 2021 से दिया जाएगा। वर्तमान में दिव्यांग बच्चे या भाई बहन तब परिवार पेंशन के पात्र होते हैं यदि परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उनकी मासिक आय महंगाई राहत के साथ 9,000 रुपये से अधिक न हो। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि केंद्रीय मंत्रालय और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश प्रक्रियागत भार कम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये काम प्रक्रिया सरल बनाने और अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को हटाने के लिए है। नई दिल्ली में प्रक्रिया भार घटाने की एक राष्ट्रीय कार्यशाला में श्री गोयल ने कहा कि भारत लाल फीताशाही से बहुत दूर आ गया है और उद्योगों के लिए लाल कालीन बिछा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी नियमन प्रक्रिया केवल असमंजस और निवेशकों में हिचकिचाहट पैदा करती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS प्रक्रिया को सरल और तर्कसंगत बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश में बाढ़, शीतलहर और भीषण गर्मी में लू की चपेट में आने से होने वाली मौतों के आंकड़े को शून्य स्तर पर लाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 17वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री ने ये बात कही।
आज 17 साल की जर्नी में पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमने काफी बड़ी मंजिल काटकर आज यहाँ पर खड़े हैं, मगर आगे देखते हैं तो बहुत बड़ा रास्ता काटना भी बाकी है। अभी संतुष्ट होने के स्टेज पर हम नहीं पहुंचे हैं। मेरा मानना है आपदा प्रबंधन का तंत्र देश में इस प्रकार से होना चाहिए कि कितनी भी घोर आपदा हो, एक भी व्यक्ति की जान न जाए, इस प्रकार का तंत्र बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे सामने यही लक्ष्य रखा है। श्री अमित शाह ने कहा कि देश के 350 जिलों में आपदा मित्र स्वयं सेवकों की सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत ने अपने बंदरगाहों की कुल बिजली मांग का 60% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जो अभी 10% से भी कम है। ये सौर और पवन ऊर्जा के माध्यम से किया जाएगा। श्री सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2030 तक बंदरगाहों पर 50% उपकरणों का विद्युतीकरण किया जाएगा। बंदरगाहों पर आने वाले सभी जहाजों पर उस समय तक 3 चरणों में पवन ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी। बंदरगाहों पर 2030 तक मालवाहन के दौरान कार्बन उत्सर्जन 30% तक घटाने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि हिमालय क्षेत्र में सड़कों के जाल से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, गरीबी घटेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री गडकरी ने आज जम्मू कश्मीर में जोजिला और जेड मुरह सुरंग के प्रगति कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में 31 सुरंगों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिनकी कुल लंबाई 53 किलोमीटर है। हम लोग जम्मू कश्मीर में 32 किलोमीटर की टोटल 20 टनल बना रहे हैं और उसके साथ साथ लद्दाख में 20 किलोमीटर की 11 टनल बना रहे हैं। काफी टनल टेंडर हुई है, काफी पूरी हुई है, काफी डीपीआर बन गया है और ये दोनों को पकड़ के ये टनल की कॉस्ट 1,40,000 करोड़ के ऊपर जाएगी और पहली बार 50 साल में जितना काम नहीं हुआ ये 2 साल में यहाँ होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क निर्माण को सामाजिक आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु करार देते हुए कहा कि पिछले 7 साल में जम्मू कश्मीर में 969 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि इन सुरंगों से भीषण सर्दी के मौसम में भी सड़क संपर्क उपलब्ध होगा। वैसे ही जम्मू कश्मीर के रोड अच्छे बनेंगे तो जम्मू कश्मीर की जनता भी धनवान बनेगी, समृद्ध बनेगी, संपन्न बनेगी। यहाँ गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा और हमारे देश का एक प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न ऐसा ये राज्य, दोनों राज्य बनेंगे और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के सपने का आत्मनिर्भर भारत का सपना जम्मू कश्मीर और लद्दाख ले आत्मनिर्भर बनकर पूरा होगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के गांदरबल बटालियन के कमांडेंट डॉक्टर सत्यवीर वर्मा ने कहा कि इन सुरंगों से सेना को आवश्यक साजो सामान उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। जड़मोड़ और जोजिला टनल सेना के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि अभी हमें 6 महीने तक ये मार्ग बंद हो जाने से रसद की, गोला बारूद की जो जरूरत होती है उसके लिए हमें हवाई मार्ग से जाना होता है। अभी ये टनल बनने के बाद अगर हमें कारगिल में किसी गोला बारूद की, रसद की जो जरूरत है हमारे सेना के लिए, तो हम ये रूट बनने के बाद ये सारा जोजिला टनल और जड़मोड़ टनल के बनने के बाद में ये पूरा रूट शुरू हो जाएगा और हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम जल्दी से जल्दी अपनी सेना के लिए गोला बारूद और रसद पहुंचा सकते हैं, जिससे कि किसी भी तरह का फिर से कारगिल वाला कोई मसला दोबारा नहीं हो सकता है। यहाँ बर्फ पड़ने के बाद बहुत ज्यादा चुनौतियां होती हैं, पूरा रास्ता बंद होता है, हमें हमारी पोस्ट भी यहाँ से आगे ले जानी पड़ती है। लेकिन जब ये रास्ता बन जाएगा तो हम यहाँ पर अपनी पोस्ट रख सकते हैं और जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उसको पूरी तरह से 12 महीने तक बरकरार रख सकते हैं। जोजिला सुरंग की लंबाई 14.15 किलोमीटर और जेड मुरह की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। जोजिला सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग और एशिया की सबसे लंबी 2 तरफा सुरंग होगी। इसे 11,578 फुट की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा कर
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष गुणवत्ता वाली 35 फसलों की किस्में राष्ट्र को समर्पित की। कहा, कृषि की चुनौतियों से निपटने के लिए प्राथमिकता के आधार पर विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, निजी सरकारी भागीदारी से रक्षा उत्पादन में क्रांति लाई जा सकती है। रक्षा मंत्रालय ने परिवार पेंशन के लिए दिव्यांग आश्रितों की आय सीमा बढ़ाई। जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाहों की कुल बिजली मांग का 60% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने की देश की प्रतिबद्धता दोहराई। निर्वाचन आयोग ने 14 राज्यों में 3 लोकसभा सीटों और 30 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा और एक को मार गिराया। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 87 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हराया। पंजाब किंग्स के साथ मैच में मुंबई इंडियंस टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। सेना ने बताया है कि उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठियों के खिलाफ 1 सप्ताह से अधिक समय से की जा रही कार्रवाई खत्म हो गई है। इस दौरान एक घुसपैठिए को मार गिराया गया और एक को जिंदा पकड़ा गया है। 19 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी वीरेंद्र वत्स ने बताया कि ये सैन्य कार्रवाई इस महीने की 18 तारीख की रात को उस समय शुरू हुई थी जब तलाश दल ने घुसपैठियों की हलचल देखी। उन्होंने बताया कि घुसपैठियों की संख्या 6 थी। गोलीबारी के बाद 4 घुसपैठिए अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। श्री वीरेंद्र वत्स ने बताया कि पकड़ा गया आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। इन घुसपैठियों का इरादा कश्मीर के किसी स्थान पर हमला करने का था। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा की 3 सीटों के उपचुनाव की आज घोषणा की। मध्य प्रदेश में खंडवा, हिमाचल प्रदेश में मंडी और दादरा नगर हवेली सीट के लिए 30 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। आयोग ने 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों के उपचुनावों की भी घोषणा की है। असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की 3-3, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक की 2-2, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड और तेलंगाना की 1-1 सीट पर मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट के उपचुनाव के प्रचार के दौरान अपने नेता दिलीप घोष पर कथित हमले को लेकर आज चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की। श्री भूपेन्द्र यादव ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि आयोग ने इस मामले में राज्य सरकार से वो रिपोर्ट मांगी है जिसमें कहा गया है कि 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। श्री यादव ने कहा कि गिरफ्तारी ही साबित करती है कि हमला हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि हमले के पीछे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हाथ है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वे पंजाब के भविष्य और उसके कल्याण के एजेंडे पर कोई समझौता नहीं कर सकते। सिद्धू मंत्रिमंडल में विस्तार में उनकी पसंद के विधायकों को स्थान न दिए जाने सहित हाल के घटनाक्रम से खुश नहीं थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए 2 सदस्यीय एक विशेष जांच दल गठित किया है। ये 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। हाल में एक वीडियो में उन्हें कथित रूप से एक धार्मिक संवाद के आयोजन में भाग लेते हुए दिखाया गया है। इफ्तिखारुद्दीन इस समय उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष हैं। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 87 करोड़ 7 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 1 करोड़ 2 लाख 22 हजार से अधिक टीके लगाए गए। कल 18,000 नए मरीजों की पुष्टि हुई। देश में इस समय 2,92,206 उपचाराधीन मरीज हैं। ये संख्या 192 दिनों के बाद सबसे कम है। स्वस्थ होने की दर 97.81% है, जो पिछले साल मार्च के बाद से सबसे अधिक है। कल 26,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से आगामी त्योहारी मौसम के दौरान कोविड मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में कहा है कि त्योहारों के दौरान कोविड मानकों का कड़ाई से पालन नहीं किए जाने की आशंका है।
उन्होंने राज्यों से कोविड संक्रमण के मामले बढ़ने से रोकने के लिए भीड़ पर कड़ी नजर रखने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि मेलों और त्योहारी तथा धार्मिक आयोजनों और समारोहों में भीड़ जुटने से कोविड के नए मरीज सामने आ सकते हैं। लेह में 5 दिन का हिमालयी फिल्मोत्सव संपन्न हो गया है। इसमें देश के 12 हिमालयी राज्यों की 50 से अधिक फिल्में दिखाई गई। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने लद्दाख के फिल्म निर्माताओं से अपील की कि वे केसर पर सीरीज बनाएं। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक लघु फिल्म प्रतियोगिता के आयोजन पर विचार किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संघर्ष की एक झलक लेकर आता है। आज शहीद भगत सिंह की जयंती है। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह ब्रिटिश शासकों के खिलाफ लड़ने के कारण जेल में थे। किशन सिंह महात्मा गांधी के अनुयायी थे। उन्होंने सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों का बहिष्कार करने के गांधी जी के आह्वान के बाद स्कूल छोड़ दिया और लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला ले लिया। वहां उन्होंने यूरोपीय क्रांतिकारी आंदोलनों का अध्ययन किया। भगत सिंह के माता पिता ने उनकी शादी कराने की कोशिश की, लेकिन भगत सिंह ने कहा, अगर मैंने गुलाम भारत में शादी की तो मेरी दुल्हन केवल मौत होगी। भगत सिंह घर छोड़कर कानपुर चले गए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। एक साल बाद मई 1927 में उन्हें काकोरी कांड में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कई हफ्ते बाद उन्हें रिहा किया गया। इस बीच उन्होंने विभिन्न क्रांतिकारी समाचार पत्रों के लिए लिखना शुरू कर दिया। 1928 में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के आगमन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व किया था। पुलिस ने क्रूरता से लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने दम तोड़ दिया। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट की हत्या की साजिश रची, लेकिन इन क्रांतिकारियों ने गलती से जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी। इस घटना को 1929 के लाहौर षड्यंत्र मामले के रूप में जाना जाता है। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और उनके एक सहयोगी ने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक का विरोध करने के लिए दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी की। वे कथित तौर पर जो बम लेकर गए थे वो मारने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए था, और वास्तव में कोई मारा भी नहीं गया था। हालांकि कुछ लोगों को चोट आई थी। हमलावरों ने गिरफ्तार होने और मुकदमा चलाने की योजना बनाई ताकि वे अपनी गतिविधियों को और बढ़ा सकें। भगत सिंह को जेपी सैंडर्स की हत्या और लाहौर में बम निर्माण षड्यंत्र मामले के लिए फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के दौरान उन्होंने जेल में भूख हड़ताल का नेतृत्व किया। उन्हें इस मामले में दोषी पाया गया और 23 मार्च 1931 को लाहौर में सुखदेव तथा राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। हर साल 23 मार्च स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि के रूप में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ही के दिन 1837 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 65 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे थे। वे एक कवि और कलाकार थे। जब तक बहादुर शाह गद्दी पर बैठे, मुगल शासन के अधीन क्षेत्र केवल दिल्ली तक ही सिमट कर रह गया था। बहादुर शाह को सहिष्णु और शांतिप्रिय शासकों में गिना जाता था और कहा जाता है कि उनकी धार्मिक तटस्थता के कारण 1857 के विद्रोह के सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचने पर उन्हें अपना राजा घोषित कर दिया था।
दिल्ली में 1857 के विद्रोह की चिंगारी बुझ गई जब 19 सितंबर 1857 को लाल किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। 2 दिन बाद 21 सितंबर को बहादुर शाह और उनके परिवार के सदस्यों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। बहादुर शाह जब पकड़े गए तो उन्होंने अपनी शायरी एक ब्रिटिश अधिकारी को सुनाई। हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तैर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह के 2 पुत्रों और उनके पोते को हडसन ने सार्वजनिक रूप से दिल्ली गेट के पास गोली मार दी थी। ये स्थान खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। 27 जनवरी 1858 को लाल किले में विद्रोह, राजद्रोह और हत्या के आरोप में बहादुर शाह जफर पर मुकदमा शुरू हुआ। उन्हें दोषी ठहराया गया और रंगून में निर्वासित कर दिया गया, जहां 7 नवंबर 1862 को 83 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके कुछ अंतिम शब्द इस प्रकार हैं। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। दिन जिंदगी खत्म हुए, शाम हो गई, फैला के पांव सोएंगे कुंजे मजार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिली। साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। समाचार सेवा प्रभाग के स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के प्रसारित की जा रही है। आज की कड़ी है सुविधाजनक जीवन। ये लोगों का जीवन आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता और उनके नेतृत्व में किए गए प्रयासों को दर्शाता है। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:15 बजे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 410 अंक लुढ़ककर 59,668 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 107 अंक की गिरावट से 17,749 पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 74 रुपए 5 पैसे के स्तर पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल के दाम $80 प्रति बैरल के आसपास रहे। आईपीएल क्रिकेट में अबू धाबी में मुंबई इंडियंस के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 50 रन बना लिए हैं। एक अन्य मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से पराजित किया। चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण महाराष्ट्र के कई हिस्सों में कल रात से लगातार बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में कल रात से लगभग सभी जिलों में तेज बारिश की खबर है। उस्मानाबाद, परभणी, औरंगाबाद और जालना में भी मूसलाधार बारिश हुई है। और अब एक नजर कल के अन्य शहरों के मौसम पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। मुंबई और कोलकाता में जहां तेज बारिश की संभावना है, चेन्नई में भी बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तर भारत में जम्मू और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष गुणवत्ता वाली फसलों की 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित की। कहा, कृषि की चुनौतियों से निपटने के लिए प्राथमिकता के आधार पर विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, निजी सरकारी भागीदारी से रक्षा उत्पादन में क्रांति लाई जा सकती है। रक्षा मंत्रालय ने परिवार पेंशन के लिए दिव्यांग आश्रितों की आय सीमा बढ़ाई। जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाहों की कुल बिजली मांग का 60% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने की देश की प्रतिबद्धता दोहराई। निर्वाचन आयोग ने 14 राज्यों में 3 लोकसभा सीट और 30 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा और एक को मार गिराया। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 87 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।